नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक अपना रहेगा पशु प्रजनन, यानी कि पशुओं में जो जनन होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, पशु प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पशुओं में जो जनन होता है वो कैसे कैसे होता है। देखो, जनन की जब भी बात करते हैं, जनन की आप बात कर लो भैया ना, प्रजनन कर लो, यानी कि यूं कर सकते हैं कि किसी भी सजीव का अपने द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान संतति उत्पन्न करना या नए जीव की उत्पत्ति क्या कहलाती है? जनन। किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, या इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो प्रजनन कहेंगे। जब भी अपन जनन की बात करते हैं तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो होते हैं लैंगिक, एक होंगे अलैंगिक। ठीक है। लैंगिक में यानी कि क्या मिलेंगे आपको? युग्मक। ठीक है। युग्मक का निर्माण होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें एक तो नर की जरूरत होगी, एक किसकी जरूरत होगी? मादा की। नर और मादा जरूरी है भाई। हाँ, इनके बिना लैंगिक जनन संभव नहीं है। एक तो हो गया नर, एक हो गया मादा। जो नर होते हैं उनमें क्या मिलेंगे आपको? शुक्राणु। किसका निर्माण होगा? शुक्राणु। मादा में किसका निर्माण होगा? अंडाणु। किसका निर्माण होते हैं? अंडाणु। अब देखो भाई, ये होता है कि आ जाओ, हमेशा नर में जो है कि हमेशा हर टाइम शुक्राणु तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार मिलेंगे, हमेशा निषेचन के लिए ये तैयार रहते हैं। कौन? नर। यानी कि शुक्राणु एनी टाइम किस में मिलेंगे आपको? वीर्य में हमेशा शुक्राणु मिलते हैं। जबकि जो मादा होती है या फीमेल होती है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो मिड सर्विक्स या यूं कहें कि गर्भाशय गिरवा होती है उसका मुंह बंद हो जाता है और उसका मुंह दो ही बार खुलता है। कितने बार खुलेगा? दो बार। एक बार तो कब खुलता है? प्रसव के टाइम। एक बार कब खुलेगा? जब वो मध में आती है। कोई भी मादा मध में आएगी, हीट के लक्षण प्रकट करेगी, तो उस समय क्या होंगे? अंडोत्सर्ग, यानी कि अंडों का बाहर आना। उस समय ही क्या खुलेगा? उसका मुंह खुलता है और उस समय शुक्राणु का प्रवेश होता है फेलोपियन ट्यूब में, और वहां से फिर किसकी प्रक्रिया हो जाती है? युग्मनज बनते हैं और वहां से निषेचन होता है। निषेचन से किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का। और भ्रूण कहाँ स्थापित हो जाएगा? कहाँ स्थापित होगा? गर्भाशय में। अंडाशय से तो अंडा का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया थी किसकी? लैंगिक जनन की, है ना। हाँ, सेक्सुअल में। अनसेक्सुअल या अलैंगिक करते हैं तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। यानी कि एक जीव है, कोई भी जो जीव है या सजीव है वो अपने समान नया जीव तैयार कर लेता है। यानी कि उसमें किसी भी द्वार, जैसे कि यूं कह सकते हैं कि विखंडन। विखंडन आपने बचपन में पढ़ा होगा, विखंडन के द्वारा अमीबा वगैरह होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट वगैरह, ये सारे क्या करते हैं? विखंडन। यानी कि अपने शरीर को दो भागों में, जैसे ये अमीबा है, ये धीरे धीरे क्या करेगा कि इनके बीच में एक क्या आ जाएगी? एक खांच आ जाती है, और धीरे धीरे ये क्या कि दो जीवों में बढ़ जाता। विखंडन कर सकते हैं, या यूं कर सकते हैं कि भाई सलियन के द्वारा। सलियन यानी भी क्या होता है? टूटना। यानी कि अपने एक हिस्से को तोड़ देते हैं और अलग से नए जीव को निर्माण कर देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको पूछ लें कि भाई जो अलैंगिक जनन, इसमें किसका? अमीबा हो गया है, पैरामीशियम हो जाते हैं। हाँ, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये तो क्या है कि ये दो भागों में, जो पैरामीशियम होता है ना वो ऐसे होता है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे दो भागों में बरोबर बरोबर बढ़ जाते हैं। जो उनका केंद्रक होता है हमेशा, इनमें क्या होंगे कि जो केंद्रक होंगे, एक केंद्रक यहाँ पे था तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये केंद्रक बढ़ते जाते हैं और टूटते जाते हैं। ठीक है। एक हो जाता है कि मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन। ये मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में मुकुलन होता है कि जैसे कि भाई जो ये हाइड्रा होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा सा उभार पाया जाता है, ये धीरे धीरे यहाँ से खांच पड़ेगी, ये अलग से टूट जाएगा और वो हाइड्रा नए पादप का निर्माण कर लेगा, यानी कि नए जीव की उत्पत्ति हो गई। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गए? अपने समान जीव पैदा कर रहे हैं। और जो अपने समान जो नए सजीव या जीव पैदा करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, वही तो क्या होता है? प्रजनन होता है। अब इसकी प्रक्रियाएं अलग अलग होती है, क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मक बनना जरूरी है, युग्मनज बनेंगे, इसके बाद ही क्या होगा कि भ्रूण का निर्माण होगा। इनके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में बता दिया कि विखंडन, सलियन व मुकुलन हो जाते हैं भाई। ठीक है। हाँ, यानी कि शरीर का एक हिस्सा, जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि गुलाब की कलम लगा देते हैं अपन, लगाते ना, तो एक नया पादप तैयार हो जाता है। ऐसे आपने देखा होगा पत्थर चट्टा अपनी पत्तियां गिरा देता है और वहां से बहुत सारे पत्तियों से पौधे निकल रहे होते हैं।
तो वो भी किसका है, इसी का उदाहरण है, यानी कि उसका एक डिवीजन, यानी कि एक उसका विखंडन हुआ है वो। ठीक है, अब देखो लैंगिक जनन के बारे में अपन पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में अपन नर और मादा इनके बीच में कैसे क्या संबंध पाए जाते हैं, कौन कौन से जननांग होते हैं, इनके मेन कार्य क्या होते हैं, और कैसे ये नई संतति को जन्म देते हैं, इनके बारे में अपन देखेंगे। यहां तक आया समझ में? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अब जब भी हम बात करेंगे इनकी, तो इनमें क्या पढ़ने पड़ेंगे आपको, जननांग। क्या पढ़ने पड़ेंगे, जननांग। जननांग, अब जननांग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला तो कौन से होते हैं, नर जननांग, दूसरे मादा जननांग। ठीक है, अब आप देखोगे कि नर जननांग, अब नर जननांग एक तो वो जननांग जो होते हैं कि आपको बाहर से दिखाई देते हैं, वो बाह्य जननांग, और एक जो जननांग होते हैं अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स ऐसी होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, अपने अपने कार्य को संपन्न करवाते हैं, तो वो उसे कहते हैं आंतरिक जननांग। देखो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं नर जननांग की। देखो नर जनन तंत्र का मुख्य कार्य शुक्राणु का निर्माण करना है एवं इन्हें मादा जनन तंत्र में उचित स्थान तक पहुंचाना है। सारा ही जो सिस्टम पढ़ेंगे अपन नर का यानी कि मेल का, उनका जो मेन काम है वो क्या है, शुक्राणु। अभी अपन पढ़ के आए कि भाई नया जीव कब बनेगा, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा। तो नर जननांग तंत्र का सिस्टम या कार्य क्या है कि भाई शुक्राणु का निर्माण करेगा। सबसे पहले तो निर्माण कहाँ होगा, कैसे पोषण प्रदान करना, कहां से कहां पहुंचाना उसको, किसके द्वारा पहुंचाएंगे सारी। अब उन्हें कहां डालना, फिर मादा जनन तंत्र में शुक्राणु को पहुंचाना होगा, कहां पे, मादा जनन तंत्र के उचित स्थान तक पहुंचाना। उस उचित स्थान के आगे बात करेंगे कि कहां वीर्य को छोड़ा जाता है, कहां वीर्य के बाद जो शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं कहां निषेचन होगा, और कहां बच्चे का निर्माण होगा, है ना। तो पहला काम क्या है किसका, कि भाई शुक्राणु का निर्माण करेगा और उन शुक्राणु को कहां तक पहुंचाएगा, फीमेल तक। देखो अब देखो नर जनन अंग, देखो नर जनन तंत्र में क्या है कि भाई तीन भागों में बांट दिया गया है इसको। आपको भी ऐसा कैसा ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार। प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग में ओनली वृषण आते हैं, क्या आएंगे, वृषण। हाँ ये भी शरीर के बाहर होते हैं, वृषण कोष से ढके हुए होते हैं और बाहर लटके हुए होते हैं, संख्या में दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। द्वितीयक अंगों की बात करेंगे, द्वितीयक अंग में अधिवर्षण होते हैं जिनके द्वारा वर्षण से निकलते हैं। एक होती है शुक्रवाहिनी, यानी कि जो शुक्राणुओं को ले जाने का काम। एक होते हैं मूत्राशय, जहां पे मूत्र वगैरह स्टोर रहते हैं। एक होता है सीसन। सीसन एक कपलिंग जननांग है, यानी कि मेल और फीमेल को मेन जोड़ने वाला जो योजक है, संयोजक है, वो कौन है, सीसन है। ये भी बाह्य जननांग है, ये अपने को बाहर से दिखाई दे देता है ना। हाँ तो इसे पेनिस कहा जाता है या सीसन का। अब सहायक अंगों की बात करेंगे, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती है वो हो गई, और काउपर ग्रंथि। एक और ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं अपन, काउपर ग्रंथि। हाँ कंद मूलीपत ग्रंथि का देते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं, कंद मूलीपत ग्रंथि। ठीक है, हाँ प्रोस्टेट ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो मेल्स होते हैं उनमें समस्या आ जाए, प्रोस्टेट की समस्या आ गई भाई, है ना, इलाज विलाज लेते रहते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये क्या है कि भाई नर जननांग मुख्य नर हार्मोन है। ये क्या है, नर हार्मोन। जो नरों में पाया जाने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जब भी बनेगा तब अलग से, यानी कि आवाज भारी हो जाएगी, शरीर पे डाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे लक्षण कौन दिखाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिखाते हैं। सर्टोली कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस या निषेचन के काम में आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और सर्टोली जो कोशिकाएं होती है, सर्टोली सेल, सेल यानी कोशिका, सर्टोली सेल होती है, ये क्या करती है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु को मेन पोषण प्रदान काम करने का, पोषण प्रदान कौन करती है, तो सर्टोली कोशिकाएं करती है। आपको पूछा जा सकता है कि भाई शुक्राणु को पोषण प्रदान कौन करती है, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है भैया। हाँ तो ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करेंगे। अब ध्यान में रखोगे भाई प्राथमिक अंग एक ही है या मुख्य अंग एक ही है, ये भी मुख्य अंग यही है, द्वितीयक और सहायक अंग होते हैं। ठीक है, मुख्य अंग कौन सा है, टेस्टिसिया जिसे वर्षण कहा जाता है। द्वितीयक अंग कौन कौन से हैं, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और सीसन। ठीक है, हाँ मूत्राशय शुक्राशय कर लो ना, एक ही बात है। यहाँ क्या है कि शुक्राशय भी होता है ना,
शुक्राशय। शुक्राशय में क्या होते हैं कि ये वहां पे रुक जाते हैं बहुत सारे दिन, और वहां पे शुक्राशय का स्राव होता है। अधिकतर जो वीर्य में जो स्राव होते हैं वो शुक्राशय स्राव होता है, यानी कि जो शुक्राशय से निकले हुए जो स्राव होते हैं वही होते हैं, बाकी बहुत कम होते हैं वीर्य में। ठीक है, हाँ शुक्राशय वहां लिखा हुआ है ना, सहायक अंग में ले लिया गया इनको। ठीक है, बाकी शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, इनको लिख देता हूं, पुरस्थ ग्रंथि, इसे कहते हैं कंदमूली पत्र। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ये बताया गया है कि भाई कैसा सिस्टम होता है नर का। ठीक है, यहां से देखते हैं, जो ये जो तंतुमय संरचना दिख रही है ये होते हैं वृषण, ये अंडाकार होते हैं, गोल होते हैं, लटके हुए रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वृषण है। यहाँ पे देखो टेस्टिस लिखा हुआ, तो जो ये ऐसी ऐसी संरचना है, इसमें ऐसी ऐसी तंतुमय जो शुक्रवाहिकाएं पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, शुक्रवाहिकाएं। आपको पूछ लेगी टेस्टिस किससे मिलकर बने होते हैं, टेस्टिस में क्या होते हैं, तो शुक्रवाहिकाएं होती है ना। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इनके बाद में आप आगे बढ़ोगे तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है सारी की सारी ये होती है क्या, ये जो चीज दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी ये होती है अधिवृषण। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिवृषण कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ अधिवृषण, जो अभी अपन पढ़ के आए ना कि अधिवृषण। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये क्या है, ये सीसन है। क्या है, सीसन। सीसन जो कि कपलिंग जन्नांग है, ये जो ये पूरा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सीसन है। ठीक है, यहाँ पे ये एम्पुल्ला हो गया है। ठीक है, हाँ ये सारी की सारी जो ये जो ग्रंथि दिख रही है ये क्या है, ये शुक्राशय ग्रंथि है। हाँ देखो ये संरचना देखो आप, ये क्या है कि ये सीसन में है, ये पूरी की पूरी संरचना देखो एक आकार बना रही है। कैसा आकार बना रही है, एस आकार बना रही है। हाँ जी, देखो इन चीजों को ध्यान से देख लो। ये जो दिखाई दे रहा है ना ये एस आकार में, इसे कहते हैं सिग्मोइड प्लेंजर। क्या कहते हैं इसे, सिग्मोइड प्लेंजर। ये सिग्मोइड प्लेंजर जो होता है ये अपने जो भी सांड वगैरह जो भी नर होंगे उसमें सब में पाया जाएगा, लेकिन घोड़े वोड़े में इनमें ये सिग्मोइड प्लेंजर नहीं पाया जाता है ना, ध्यान रखना ये। ठीक है, हाँ ये जो है कि ये रेक्टम आ गया जिसे अपन गुदा बोलते हैं। ये आपको जो छोटी सी दिखाई दे रही है ना ये यहाँ पे, ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट। ये होती है आपकी काउपर ग्लैंड, जो यहाँ पे छोटी छोटी जिसकी अपन बात की थी आपने, काउपर या बल्बो यूरेथल ग्रंथि, इसे क्या है दूसरा बल्बो यूरेथल भी कहा जाता है या काउपर ग्लैंड कहा जाता है। हाँ ठीक है, मेजर चीजें यही है। आगे देखो, ये आपका पेनिस आ ही गया। अब देखो नर जनन तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अपन ने पहले पढ़ लिया कि भाई 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहले हो गए कि प्राथमिक जन्नांग या मुख्य जन्नांग। पूछा जाता है कि भाई प्राथमिक जन्नांग कौन सा है या मुख्य जन्नांग कौन सा, तो आप क्या बताओगे, वृषण। देखो लिखा भी है कि यह मुख्य जनन अंग है। किसका है मुख्य जनन अंग, नर का। नर का मुख्य जनन अंग होता है। इसका मुख्य कार्य देखो ये क्या करेगा, ये शुक्राणुओं का निर्माण करना वृषण का मुख्य कार्य। यानी कि शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, तो किसमें होगा, वृषण में। किसमें होंगे, वृषण में। शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी, जो भी अपन देख के आए हैं वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। पूछा जा सकता है आपको कि भाई जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, वृषण की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, और ये किनसे कवर्ड होंगे, वृषण कोश से। यानी कि जो वृषण ढके हुए होते हैं वो किससे ढके हुए होते हैं, वृषण कोश से। एक विकसित वृषण का वजन 250 से 300 ग्राम का होता है। पशुओं की बात करें अपन, है ना, पशुओं में कितने ग्राम का होगा, 250 से 300 ग्राम का क्या होता है, एक वृषण का वजन होता है। और संख्या में कितने होते हैं, ये 2। शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण का तापमान शरीर की अपेक्षा कम होना चाहिए हमेशा ही। देखो जो शुक्राणु निर्माण जब भी होंगे, वृषण का जो तापमान होता है वो क्या करता है कि एक तरीके से यूं कहें कि भाई ये कार्य शुक्राणु का करता है, लेकिन ये शरीर को भी क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हमेशा। इनका जो तापमान होता है ना वो -4 डिग्री होता है, यानी कि 4 डिग्री और कम तापमान में होते हैं
है ना। सर्दियों में जो वर्षण होते हैं वो थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा और डाउन हो जाता है। शुक्राणु निर्माण के लिए वर्षण का शरीर के तापमान अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। अनुकूलित तापमान कितना आपको पूछे तो कोई कितना बताओगे? 36.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्षण कोश की असामान्य स्थिति, वर्षण कोश के ऊपर चढ़ जाना। कई बार क्या होता है कि ऐसी घटनाएं घट जाती है या कई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए, तो कई बार क्या होता है कि वर्षण कोश से जो वर्षण होते हैं, क्योंकि ये शरीर के बाहर होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं ना। हाँ, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्रिप्टोक्रीडिज्म। क्या कहेंगे? क्रिप्टोक्रीडिज्म कहा जाता है या कहलाता है। वर्षण कोश में वर्षण का ऊपर चढ़ना क्या कहलाएगा? हाँ, क्रिप्टोक्रीडिज्म। द्वितीयक जननांग देखो, अधिवर्षण बताए थे शुक्रवाहिनी, मूत्रा से, सीसन वगैरह अपन पढ़ के आए। शुक्रा से सहायक अंग, लैंगिक अंग कौन से हैं? शुक्रा से हैं काउपर ग्रंथियां और प्रोस्टेट ग्रंथियां। आगे देखो फटाक से अधिवर्षण के बारे में देखो। अधिवर्षण क्या होता है? अधिवर्षण किससे जुड़े हुए होते हैं? किससे जुड़े हुए होते हैं? वर्षण से जुड़े हुए होंगे, पहली बात तो, ठीक है, वर्षण से जुड़े हुए होते हैं। इसमें शुक्राणु का परिपक्वन होता है, यानी कि तैयार किसने किया? वर्षण ने। वर्षण ने तैयार करते हुए ये किस में आएंगे? वहां से बाहर निकलेंगे और कहां जाएंगे? अधिवर्षण में आ जाएंगे। जो शुक्राणु है वो कहां जाएंगे? अधिवर्षण में। और अधिवर्षण में वो क्या होंगे? मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, ठीक है। अधिवर्षण की पूंछ, अधिवर्षण का जो अंतिम हिस्सा होता है जिसे अधिवर्षण की पूंछ, शुक्राणु में भंडारण का कार्य करती है, यानी कि वो वहां पे क्या करते हैं? स्टोरेज रहते हैं। आगे बात समझे? कहां पे आपको पूछ ले कि शुक्राणु कहां पे स्टोरेज रहते हैं या कहां पे भंडारित रहते हैं या कहां पे एकत्रित रहते हैं, तो कहां बताओगे? अधिवर्षण की पूंछ में, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है अधिवर्षण का? ये शुक्राणु को क्या करते हैं? परिपक्वन, यानी कि मैच्योर करते हैं। अब इसमें कितने दिन तक डटे रहते हैं भाई? शुक्राणु 60 दिन तक जीवित रह जाते हैं। कहां पे? अधिवर्षण में, ठीक है। अब यहां से शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका अलग है, इसका अधिवर्षण से शुक्राशय में पहुंचाना, इसका काम क्या है? हाँ, कार्य लिखो भैया, ये इसका क्या है? कार्य। शुक्रवाहिका का कार्य क्या है? इसका कार्य है अधिवर्षण से शुक्राशय में पहुंचाना। अब ये यहां से जैसे मैच्योर हो जाएंगे तो ये कहां पे निकल के जाएंगे? कहां पे जाएंगे? शुक्राशय में स्टोर होंगे। कहां पे होंगे? शुक्राशय में, यानी कि शुक्राशय में चले जाएंगे। तो यहाँ पहुंचाने का काम कौन करती है? इसको एक नलिका होती है जिसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। नाम से पता चल रहा ना, शुक्रवाहिका। तो ये नलिका क्या करती है? अधिवर्षण से जो शुक्राणु तैयार हुए हैं उनको कहां पहुंचाएगी? शुक्राशय में पहुंचाएगी। और शुक्राशय में वहां से वो स्टोर रहेंगे शुक्राणु। वहां पे फिर क्या है कि सारा का सारा जो वीर्य का निर्माण होगा वो वहीं से होगा, क्योंकि शुक्राशय स्राव वगैरह जो सारे जो लिक्विड आते हैं उसके साथ में ही क्या होते हैं कि शुक्राणु होते हैं। हाँ, अगला देखो, अधिवर्षण के बाद सीसन। सीसन एक बाह्य जननांग, इसे कपलिंग जननांग कहते हैं। कपलिंग जननांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपलिंग का कार्य करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी कि मेल और फीमेल को दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? सीसन करता है। कौन करेगा? सीसन। हाँ, सीसन करेगा, ठीक है। सांड के सीसन में इस प्रकार का सिग्मोइड प्लेंजर पाया जाता है। जो भी आपने देखा था ना, ऐसे ऐसे आकार में सीसन में बना हुआ था, ऐसा ऐसा बना हुआ था ना, जो मैंने बताया था कि भाई ऐसा बना हुआ होता है, तो वो क्या पाया जाता है? उसे क्या कहेंगे? सीसन में क्या पाए जाते हैं? एस आकार का सिग्मंड, लिख रखा है इसमें, सिग्मोइड प्लेंजर पाया जाता है। एस आकार का देखा होगा आपने, भी इसी चित्र में दिखाया था मैंने। ये देखो, ये यहाँ से पूरा जो सीसन आ रहा है यहाँ से देखो, ये जो नलिका है पूरी की पूरी कैसी हो रही है? एस आकार में हो रही है ना। तो जो सांड वगैरह जो होते हैं इनमें कैसे पाए जाएंगे? एस आकार के, ठीक है। इसे क्या करते हैं? सिग्मंड प्लेंजर। अरे याद रहेगा ना? याद रखना है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो, बाकी सीसन में क्या है कि हड्डी उड्डी नहीं पाई जाती, सही है। लेकिन कुत्ते के सीसन में क्या पाई जाती है? हड्डी पाई जाती है। औरों के सीसन में क्या है कि हड्डी नहीं पाई जाएगी, लेकिन जो कुत्ता है, कुत्ते के सीसन में क्या पाई जाती है? हड्डी। और उस हड्डी का नाम क्या है? विसरल बोन। क्या है? विसरल बोन। विसरल बोन, कुत्ते के सीसन में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? तो विसरल बोन। ये इस प्रकार का सिग्मोइड प्लेंजर किस में नहीं पाया जाएगा? तो ये घोड़े में नहीं पाया जाएगा। किस में नहीं पाया जाएगा? घोड़े में नहीं पाया जाता है ना। हाँ, घोड़े में अनुपस्थित होते हैं भाई ये। ठीक है। तो सीसन का काम क्या है? मेन तो ये कपलिंग जननांग है,
और ये क्या होता है कि जो इस प्रकार के सिगमंड प्लेंजर जो होते हैं ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें क्या है कि टाइटनेस लाते हैं, और जो है कि वीर्य को जो पुछाने का काम करेंगे मादा तक, वो यही करेगा कौन? किसन, यानी कि जोड़ने वाला जननांग। ठीक है, शुक्राशय की बात करेंगे। शुक्राशय का स्राव, देखो शुक्राशय में क्या होंगे भाई, अधिवर्षण से शुक्रवाहिनी के द्वारा जो है कि शुक्राणु कहां पे पहुंच गए हैं, अब कहां पे पहुंच जाएंगे? शुक्राशय में। कहां पहुंचेंगे? शुक्राशय में। शुक्राशय कौन से अंग है? तो ये सहायक अंग है। कौन से अंग है? सहायक। अब शुक्राशय का स्राव कुल वीर्य का 60% होता है। ये यहाँ पे शुक्राणु तो आ गए, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो दूसरे लिक्विड है उसका श्रावण होगा, यहाँ पे दूसरा लिक्विड आएंगे, और वो टोटल 60% तो अकेला कौन होता है? शुक्राशय स्राव होता है। शुक्राशय में शुक्राणु आने के पश्चात देखो जो पूरा वीर्य है उसका 60% जो हिस्सा है वो क्या है? शुक्राशय स्राव। वीर्य में वर्षण स्राव क्या क्या होते हैं वीर्य में? वीर्य में आप जो होते हैं कि वर्षण स्राव, यानी कि वर्षण जो थे टेस्टिस थे उनका स्राव, अधिवर्षण का स्राव। जो अधिवर्षण पहले तो कहां पे निर्माण हुआ शुक्राणु का? यही, उसके बाद अधिवर्षण में आ गए। फिर सारी की सारी जो सहायक ग्रंथियां में शुक्राशय भी आ जाता है ना। बाकी दूसरी जो ग्रंथियां काउ डेवलपर वगैरह जितनी भी ग्रंथियां उसमें सहायक ग्रंथियों का स्राव हो जाएगा, और एक उसमें क्या होता है मेन चीज? शुक्राणु। यही तो नई संतति को जन्म देगा। तो शुक्राणु के लिए इतने सारे क्या होते हैं कि बीच में लिक्विड होता है, और बीचों में कौन होते हैं? यहाँ पे गति प्रदान करने के लिए शुक्राणु होते हैं। भाई कौन होते हैं? शुक्राणु। ठीक है, वीर्य में जल, वीर्य में क्या क्या मिलता है? जल। वीर्य में क्या होते हैं? फ्रक्टोज। वीर्य में क्या होंगे? एक फ्रक्टोज। यूं समझो कि भाई वीर्य को विकास, सॉरी शुक्राणु को विकास कौन करेगा या गति प्रदान कौन करता है? यहाँ पे उसको फ्रुक्टोज करता है ना, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि वीर्य में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। विटामिन B2, वीर्य में कौन सी विटामिन पाई जाएगी? B2। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड वीर्य में पाई जाएगा। हाँ, सी यानी कि जिंक और मैग्नीशियम, Cu कॉपर, सल्फर, कैल्शियम व इनोसिटोल पाया जाता है। ये चीजें किसमें पाई जाएगी? तो ये सारी चीजें किसमें पाई जाएगी भाई? वीर्य में। अब शुक्राशय स्राव क्या करता है? शुक्राणु को जीवित रखता है। कहां आ जाएंगे? शुक्राशय में आ जाएगा। लेकिन जो शुक्राशय जो लिक्विड प्रदान करेगा उसका मेन काम यानी कि कार्य क्या है इसका? ये शुक्राणुओं को क्या करेंगे? जीवित रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिवर्षण में कितने दिनों तक? 60 दिनों तक रह जाएंगे। वहां से मैच्योर होने के बाद ये शुक्राशय शुक्रवाहिका से कहां पहुंच जाएंगे? शुक्राशय में। भाई शुक्राशय में रहेंगे जितने दिन तक, जब तक नहीं। ठीक है, अगली जो सहायक ग्रंथि होती है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट, या इसे कहा जाता पुरस्थ ग्रंथि। कौन सी? पुरस्थ ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड को ही क्या कहा जाता है? पुरस्थ ग्रंथि कहा जाता है भाई, ना। हाँ, इसका स्राव मादा की योनि की अम्लीयता को दूर करता है। यानी कि योनि की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। उसकी अम्लीयता को दूर कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के अपन पूछे कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव होता है वो कैसा होता है या इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति कैसी होगी? अरे सार्य, सार्य स्राव होता है या सार्य प्रकृति के होते हैं। इसका जो स्राव होगा वो कैसा होगा? सार्य। सार्य तभी तो अम्लीयता को दूर करके उदासीन करेगा। है? ये इसकी प्रकृति अम्लीयता होती तो क्या अम्लीयता को दूर कर पाएगा? नहीं, ज्यादा हो जाएगी फिर तो मल। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करेगी? मादा की योनि की अम्लीयता को दूर कर देती है। हाँ, ठीक है, अगली एक कंदमूलीपत ग्रंथि। हाँ, जिसे अपन ने क्या कहा था? काउपर ग्लैंड। ठीक है, काउपर ग्रंथि, अंग्रेजी में काउपर या बल्बो यूरेथल ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, यह अब इसका मेन काम क्या है? यह नर के मूत्र मार्ग की अम्लीयता को दूर करता है। यानी इसका स्राव भी कैसा? सारी। अगर पूछ ले कि भाई दोनों प्रोस्टेट या फिर काउपर जो ग्रंथि होती है इनका जो लिक्विड का जो स्राव होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो सारी प्रकृति का। और ये दोनों ही काम क्या करते हैं? ये मादा की योनि की अम्लीयता दूर करती है, जबकि कंदमूलीपत जो ग्रंथि होती है ये क्या करती है? ये भी अम्लीयता को दूर करता है, लेकिन ये किसमें करता है? नर में। आगे बात समझ में। और कहा कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को दूर करते हैं ये। नेक्स्ट, अब देखो ये तो थे अपने कौन से? नरों वाले जननांग। अब
मादा जनन तंत्र की बात करेंगे अपन। मादा जनन तंत्र दो भागों में, प्राथमिक अंग हो गए हैं और द्वितीयक। अब इसमें भी प्राथमिक अंग कौन है? अंडाशय, यानी कि ओवेरी। ओवेरी मेन प्राथमिक अंग, और उधर कौन? वृषण। यानी कि अपन ने पहले ही कहा था कि भाई जब नए जीव या नई संतति कब उत्पन्न होगी? जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों के मिलने से। तो शुक्राणु का निर्माण तो कौन करता है? उधर वृषण। तो वो मुख्य अंग हुए या प्राथमिक अंग हुए कि नहीं हुए? यहाँ पे अंडाणु का निर्माण कौन करता है? कौन करेगा? अरे अंडाशय, अंडाशय से तो अंडाणु के निर्माण होंगे। तो ये इसका मुख्य अंग या प्राथमिक अंग हो गए। अब सहायक अंग में देखो अंडवाहिनी, यानी कि अंडे को पहुंचाने का काम करेगी। गर्भाशय, जहां पे गर्भ ठहरता है या जहां पे बच्चे का विकास होता है, गर्भाशय गिरवा। ये एक नेक होती है जिसमें अपन कृत्रिम गर्भाधान में यहीं पे वीर्य का सेचन किया जाता है। योनि हो गई है, योनि एक नलिकाकार संरचना होती है, जो इसके बाद होती है भग। ये बाह्य जननांग है, या यूं कहें तो अपन जो शीशन के समजात अंग, जो बाहर से दिखाई देने वाला जो अंग है, वो फूली हुई ओष्ठनुमा संरचना होती है, मांसल संरचना होती है, जो कि बाहर से अपने को दिखाई पड़ जाती है, जिसे कहते हैं भग या वल्वा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वल्वा। योनि को क्या कहते हैं? वेजाइना। ठीक है। गर्भाशय गिरवा को है सर्विक्स। क्या कहोगे? सर्विक्स। और गर्भाशय को है यूटरस। ठीक है। हाँ, अब देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सेशन, ये क्या है? इनके क्या है? हार्मोन। कौन से हार्मोन? मादा हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये दोनों मुख्य हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि प्रसव के समय ये हार्मोन उत्पन्न होता है, और थोड़ा सा जो फीमेल होती है, मदर होती है, उसे क्या करता है कि रिलैक्स प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट देखो, ये मादा जनन तंत्र है। हाँ, थोड़ा सा इन्होंने अलग बनाया है। यहाँ पे इन्होंने यूट्रस बताया, यानी कि ये सारा का सारा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो संरचना दिखाई दे रही ना, ये सारी क्या है भाई? ये यूट्रस है। ठीक है। हाँ, ये ओविडक्ट। ठीक है, यानी कि जो उसे अपन शुक्रास सॉरी अंडवाहिनी जो कहते हैं, ये ओवेरी है। अंडा से, अंडे का निर्माण कहां से होगा? यहां से, इसे अंडा से कहेंगे। ये देखो, ये हो गई आपकी गर्भाशय गिरवा। क्या है ये? गर्भाशय गिरवा। हिंदी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में तो इन्होंने लिख दिया कि भाई सर्विक्स। क्या है ये? सर्विक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा। ये जो कीपाकार मैंने कहा था कि भाई नली का आकार संरचना होती है, क्या होगी? नली आकार की संरचना, पतली सी नली जो इनको जोड़ने का काम करेगी, इसे कहते हैं वेजाइना, या यूं कहते हो कि भाई योनि। क्या कहेंगे? योनि। देखो, फिर अपन ने कहा था कि भाई मांसल होस्टनुमा जो संरचना होती है वो बाहर खुलती है, या शीशन के समजात अंग होते हैं ये, इसे कहते हैं वल्वा। वल्वा, या फिर अंग्रेजी में सॉरी हिंदी में क्या कर देते हैं इसे? भग। ठीक है। हाँ, तो कपलिंग जो जननांग होते हैं, शीशन शीशन यहाँ से जोड़ने का काम करता है, और वीर्य को कहाँ पहुंचाएगा? सर्विक्स में। सर्विक्स से जो ओवेरी से जो अंडा आएगा वो कहाँ आएगा? ओविडक्ट में। कहाँ आएगा? हमेशा ओविडक्ट में। और ओविडक्ट से ही क्या होगा? निषेचन का कार्य होता है, जिसे फेलोपियन ट्यूब वगैरह का नाम सुना होगा ना आपने? नहीं सुना? मुंह ऐसे तो रहे हैं आपके सबके, भाई पता नहीं क्या पढ़ा रहे। अरे समझ में आ रहा है क्या? सही सही बताओ। हाँ हाँ, सीरियस होके पढ़ते हो ना, ऐसा लगता है कि भाई मैं ही बोल रहा हूँ, आपका तो कहीं। चलो, ये देखो, अब मादा जनन तंत्र की बात करते हैं। मादा जनन तंत्र के मुख्य कार्य क्या होते हैं? जैसे नर जनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या था? अंडाणु का निर्माण करना, सॉरी शुक्राणु का निर्माण करना, और शुक्राणु को कहां पहुंचाना? मादा में उचित स्थान तक। ठीक है। अब देखो, इसका कार्य क्या? अंडाणु का निर्माण करना सबसे पहले तो। दूसरा काम, वीर्य को ग्रहण करना। वीर्य को ग्रहण भी कौन ही करेंगे? इसी के अंग करेंगे, तभी तो जाके आगे जाके निषेचन, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन ग्रहण करने के पश्चात क्या करना? निषेचन की क्रिया को संपन्न करवाना, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न करवाना। और अंत में क्या करेगा? ये भ्रूण का विकास एवं सुरक्षा करना। भाई भ्रूण बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो उसके बाद उसकी क्या करनी पड़ेगी? सुरक्षा प्रदान भी करनी पड़ेगी। सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सर्विक्स थे ना, उसका मुंह बंद हो जाता फिर, यानी कि क्या हो जाएगा भाई? जैसे ही अगर गर्भ तैर जाता है तो फिर उसका मुंह बंद हो जाता है। जो ये मुंह दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये बंद ना, तो यहां से इधर अंडाणु आएंगे ना फिर इधर से शुक्राणु जाएंगे। खत्म।
ये कब खुलता है? ये हमेशा ये दो ही समय, जब गर्भकाल पूरा हो जाएगा तो मादा जिसे संतति उत्पन्न करेगी तब ये खुलेगा, क्योंकि बच्चा कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पे पड़ता है ना, यूट्रक्स में। ठीक है, यूट्रक्स में यहाँ पे पूरे बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, फिर यहीं से तब खोलेगी ये, या पहले जबकि गर्भ नहीं ठहरता उससे पहले जब जब मध्य में आती है यानी कि हीट में आती है, तब तब क्या होता है कि अंडाणु का निर्माण होते हैं, और ये साइकिल होती है जो चलती रहती है, जिसे अपना मध्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य चक्र। हाँ, ये हमेशा चलता रहेगा, तभी क्या होंगे? अंडाणु के निर्माण होंगे। ठीक है, गर्भाशय गिरवा बहुत बढ़िया काम करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम सारा ही करेगा। ठीक है, आगे देखो प्राथमिक जननांगों के बारे में, अंडाशय के बारे में बात करेंगे अपन सबसे पहले। किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। अंडाशय मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है, वो हम पढ़ते हैं। आपको पता है नर जननांग का मुख्य अंग कौन सा है? तो टेस्टिस या वर्षण। आपको पूछ ले कि मादा जननांग का मुख्य अंग कौन सा है? अंडाशय। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु का निर्माण करना, जैसे उधर वर्षण का मुख्य कार्य क्या था? शुक्राणु को निर्माण करना। और शुक्राणु को पोषण प्रदान कौन करती थी? कौन सी सेल्स करती है? भूल गए? सर्टोली कोशिका। कौन करेगी? सर्टोली कोशिका। हाँ, सर से याद रखो भाई, सर की टोली। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है? हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? oogenesis कहलाती है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? oogenesis कहलाती है। ये चीजें ध्यान में रखना भाई ना। हाँ, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? oogenesis। अंडाणु बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो oogenesis। अंडाणु का अंडाशय के ग्राफियन फोलिकल, हाँ शॉर्ट में जीएफ कहते हैं, ग्राफियन फोलिकल से बाहर आना ओव्यूलेशन कहलाता है, यानी कि अंडो उत्सर्ग कहलाता है। कहां से? अंडाशय के ग्राफियन फोलिकल से जैसे अंडा बाहर आता है, बाहर आने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। अंग्रेजी में या हिंदी में कहते हैं अंडो उत्सर्ग, यानी कि अंडों का त्यागना, यानी कि अंडों का बाहर आना। ठीक है, अंडाणु की जीवन क्षमता कितनी होती है? तो 12 से 24 घंटे की होती है। बाहर आ गए, उसके पश्चात कितने घंटे रहेंगे? जीवन क्षमता, लाइफ साइकिल कितनी होती है? 12 से 24 घंटे तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है, अंडाशय में हार्मोन देखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। मेमेलिया वर्ग के मादा पशु में सामान्यतः 2 अंडाशय होते हैं। मेमेलिया स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो सीधे सीधे बच्चे देते हैं। अब जैसे बहुत सारे पक्षी वगैरह होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन मेमेलिया एक वर्ग होता है जिसे मेन तो स्तनधारी कहते हैं, यानी कि अपने बच्चों को क्या करेंगे? दूध पिलाएंगे। जिनके स्तन या थन होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को दूध पिला के तो पाल दें। ठीक है, वो ये होते हैं, इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो, अच्छा अंडवाहिनी आ गई क्या? अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट चीज यहाँ पे इनको नोट किया गया नहीं है, मैं बता देता हूँ ना। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया जाता है? अंडाशय का आकार पूछ लिया जाता है। विभिन्न जो पशु होते हैं, पशुओं में अंडाशय का आकार किस आकार के होंगे? ठीक है, हाँ आगे लिख लेंगे अपने एक ये छोड़ के ना। हाँ, यू लिख सकते हैं कि भाई अंडाशय का आकार, अंडाशय किस किस प्रकार के होंगे? तो अंडाशय के आकार की बात करें तो सबसे पहले अपन सारे रोमंती पशु, या यूं कह दें कि भाई जुगाली करने वाले। कैसे? जुगाली करने वाले, जो पशु जुगाली करते हैं उनके बारे में, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ बकरियां हो गई आपकी, उनमें जो आपके अंडाशय का प्रकार होगा वो कैसा होगा? वो बादाम के आकार का। किसके आकार का? बादाम के आकार। बादाम देखे आपने? उस आकार का। किसमें? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। ठीक है, इसके बाद आ जाता आपका कुतिया, यानी कि कुत्ता या कुतिया में, इसमें कैसा होगा? अंडाकार। कैसे होंगे? अंडाकार, अंडे के समान। अंडा ऊपर से गोल होता है, थोड़ा सा कर्व किए हुए, वैसे। तो कुतिया में कैसे होंगे? अंडाकार। घोड़ी में सेम के आकार का, सेम के बीज देखे होंगे ना, सेम के, या फिर यूं कहें तो किडनी के आकार के। किसके आकार के? किडनी के आकार के। हाँ, यूं पाई जाती है इसकी संरचना। ठीक है, हाँ इसका बीज भी ऐसा ही होता है, सेम का, लाल लाल बीज आता है वो। तो किडनी के आकार की, किसमें? घोड़ी में।
ठीक है। हाँ, और कौन बच गया? सुअर। कौन बचे भाई? सुअर है, मुर्गी है, ठीक है। इनमें किस प्रकार के, इसमें पाया जाता है अंगूर के गुच्छे के समान। अंगूर के गुच्छे देखे ना आपने, वैसे, यानी कि जो सारी इसकी जो संरचना होती है वो ऐसी ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे। आगे बात समझ में? तो इनको इंपोर्टेंट कर लेना, ये चीजें वहां पे है नहीं तो ये मैंने लिखा दिया आप लोगों को अलग से, ये आपको याद रखनी है ना। हाँ, याद आई जाना चाहिए, रही जाना चाहिए, इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से मैं पहले बता देता हूँ, ये पूछ लिया जाएगा आपको, या ज्यादा मिलान करने में पूछ लिया जाएगा, भाई निम्न का अंडाशय का मिलान कीजिए किसमें किस प्रकार का है, ठीक है। जुगाली करने वाले जितने भी पशु होते हैं अपने मेजर मेजर, उनमें सब में कैसा बादाम के आकार का, जो कुतिया होती है उसमें गंडकड़ी, उसमें किस आकार का? हाँ, अंडाकार। घोड़ी हो जाती है, घोड़ी में कैसे किडनी या फिर सेम के बीज जो होते हैं उसे, मुर्गी या फिर सुअर में कैसे होंगे? तो ये अंगूर के गुच्छे टाइप होते हैं, ठीक है। अब देखो द्वितीयक जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीयक जनन अंग कौन सा है? अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी। देखो, अंडा से वह गर्भाशय को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगी कौन? ओविडक्ट, यानी कि अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या करती है? दोनों को जोड़ने का काम करती है। अंडाशय से अंडा आएगा और गर्भाशय में क्या गर्भ तैरता है, या गर्भ का जो जो एम्ब्रियो या भ्रूण होता है उसका विकास होता है। कहाँ विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। तो जोड़ने का काम कौन करती है? दोनों को ही अंडवाहिनियां, ठीक है। अंडवाहिनी के छोर यानी कि कॉर्नर पर इनफंडीबुलम क्या होते हैं? इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम जो होते हैं इसकी आकृति कैसी होती है? फंबरी आकार की। कैसी होती है? हाँ, फंबरी नुमा, ठीक है। कैसी होगी? फंबरी नुमा। ये उंगली आकार की, ऐसी उंगलियां होती है ना अपनी, ऐसी ऐसे होती है। ये क्या करती है? अंडे को पकड़ने का काम करती है, ठीक है। हाँ, उंगली नुमा संरचना होती है, ठीक है। अंडाशय से निकलने वाले अंडों को ग्रहण करना। देखो मैंने कहा था ना भाई, ये क्या करती है? ये जो इसकी संरचनाएं होती है ना, ये ऐसी 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 होती है, ठीक है। इधर से भी ये ऐसे ऐसी ऐसी वाला, ठीक है। यानी कि ये लटके हुए से ऐसे, यानी कि उंगली जैसे उभार होते हैं, फंबरी नुमा। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? फंबरी नुमा संरचना होती है। ये अंडों को ग्रहण करना, जैसे वहां से अंडा निकला उनको क्या करते हैं कि भाई आ जाओ, और इन फंडीबुलम क्या करता है? इनको पकड़ लेता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के दूसरे भाग एम्फुला में होती है। कहां पे होगी? एम्फुला में। हाँ, एक तो हो गए भाई इनफंडीबुलम। आपको पूछ ले अंडवाहिनी के भाग, तो पहला भाग तो कौन सा होता है? इन फंडीबुलम। दूसरा कौन सा होता है? एम्फुला। और तीसरा कौन सा होता है? इस्थमस। इस्थमस, ठीक है। ये तीन जो पार्ट होते हैं किसके? अंडवाहिनी के। तीनों पार्ट ये होते हैं। पहला पार्ट क्या करता है? इनफंडीबुलम क्या करेगा? अंडे को पकड़ने का काम या अंडे को ग्रहण करने का। जबकि इंपॉर्टेंट चीज है ये है, या आपको पूछ लिया जाता है कि निषेचन की क्रिया ओविडक्टिया अंडवाहिनी के किस भाग में संपन्न होती है? तो कहां होती है? अरे कहां बताओगे? एम्फुला में। जबकि इनफंडीबुलम क्या करता है? अंडों को ग्रहण करने का कार्य करता है, ठीक है। हाँ, इस्तमस क्या करेंगे? ये शुक्राणु को गति प्रदान करवाने का काम करते हैं भाई, है ना। हाँ, तीनों का अलग अलग कार्य होता है। अगला देखो, गर्भाशय। अब गर्भाशय में क्या होगा? गर्भाशय में युग्मनज का विकास होता है, यानी कि जायगोट्स बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे? जायगोट्स, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिले और मिलने के पश्चात किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का। वो पहले, उससे पहले कहते हैं युग्मक। युग्मक मिलके क्या बना लेते हैं? युग्मनज, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या सब में अलग अलग होती है, आपको पता है। गर्भाशय में ऊपर की ओर मुड़े हुए सींगों के समान संरचनाएं उपस्थित होती है। गर्भाशय में क्या होती है? सींगों के समान संरचनाएं उपस्थित होती है, देखा आपने। गर्भाशय में जो है कि सींगों के समान मुड़ी हुई जो है कि क्या होती है? संरचनाएं होती है। दिखाई दे रही ना आपको? अरे ये पूरा का पूरा क्या है? ये गर्भाशय है ना। देखो, यूटेराइन हॉर्न कहा गया। हॉर्न यानी क्या होते हैं? ये सींग। तो ये गर्भाशय की सींगों जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, दे रही होगी ना। अरे थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा ना, है ना। हाँ। तो इसे कहते हैं कि गर्भाशय में मुड़े हुए सींग जो होते हैं, हाँ, मुड़े हुए सींगों के समान संरचना उपस्थित हो, जिसे क्या कहते हैं? यूटेराइन हॉर्न। वहां भी लिखा हुआ है यूटेराइन हॉर्न। तो ये क्या कहलाते हैं? यूटेराइन हॉर्न। अब यूटेराइन मिल्क,
यूटेराइन मिल्क कहें या फिर इसे गर्भाशय स्राव, हिंदी में क्या कहेंगे, गर्भाशय स्राव, यानी कि मिल्क यानी कि एक पदार्थ जो इकट्ठा हो रहा है, जो श्रवण से प्राप्त होते हैं, श्रावण से प्राप्त होते हैं, वही स्राव होता है। ठीक है। प्रारंभिक काल में भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय ग्रंथियों से स्रावित होने वाला पोषक तरल पदार्थ, यानी कि गर्भ को पोषण प्रदान करने का काम कौन करते हैं, यूटेराइन मिल्क, यानी कि गर्भाशय जो स्राव होता है, जिनमें भ्रूण पलता है, वहां पे उसके विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको पूछ ले कि भ्रूण के विकास के लिए कौन सहायक होता है, तो आप क्या कहोगे, गर्भाशय स्राव या फिर यूटेराइन मिल्क, अंग्रेजी में क्या करते हैं, यूटेराइन मिल्क। आगे देखो, यहां भी नहीं लिखा है। अब देखो अपन विभिन्न गर्भाशय, विभिन्न पशुओं में गर्भाशय के प्रकार, विभिन्न पशुओं में गर्भाशय के आकार किस किस आकार के होंगे भाई, गर्भाशय के आकार वही आपकी, पहला तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह जो भी होते हैं सारे के सारे, इनमें सब में किस प्रकार का, इसमें वाई प्रकार का, किस प्रकार का होगा, वाई प्रकार का। ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि भाई जो कुतिया होती है उसमें किस प्रकार का, उसमें वी प्रकार का, किस प्रकार का, वी प्रकार का। तीसरा ऊंटनी होती है, कौन होती है, ऊंटनी, इसमें किस प्रकार के भाई, सॉरी ऊंटनी में वी व वाई प्रकार। ठीक है। हाँ। चौथा जो घोड़ी वगैरह होती है, इनमें किस प्रकार के, इसमें टी आकार, ये इनके क्या है, प्रकार है। इस आकार के ये क्या होते हैं कि भाई गर्भाशय का आकार होते हैं ना। आगे बढ़े, पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेट सेट करवा देते हैं हमारे, वो आ जाती है आपके पास 12 घंटे में, नहीं तो 24 घंटे में मिल जाती है। हाँ है? नहीं, ये इनका कहना है कि भाई ये लोग पहले भी क्लास को शेयर करते नहीं, क्लास को देखते नहीं, इसलिए मैं पीडीएफ दूंगा नहीं, मानना ये है। ठीक है। देखो गर्भाशय गिरवा है ना, जिसे सर्विक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, सर्विक्स, जो अपन देख के आए हो आप लोग सब जान ही गए कैसा। हाँ, इसे गर्भाशय का मुंह भी कहते हैं, बच्चेदानी का मुंह कहा जाता है, किसका, बच्चेदानी का मुंह, ये मुंह होता है बच्चेदानी का। आपने सुना होगा ना कई बार कि भाई बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, प्रसव का टाइम आ गया, डिलीवरी का टाइम आ गया, नहीं हो रहा, तो वो वाला। ठीक है। गर्भाशय गिरवा गर्भाशय का ही भाग होता है, किसका भाग है, ये पहली बात तो गर्भाशय का ही भाग है, जो गर्भाशय के सबसे निचले छोर पर उपस्थित होता है। ठीक है। गर्भाशय गिरवा का मुंह हीट के समय तथा प्रसव के समय ही खुलता है, अपन ने पहले बात कर लिया, आपको भी पता है, ऐसे हर कभी नहीं खुलता। पहला तो जब तक गर्भ नहीं ठहरेगा तब तक वो जो साइकिल चलती रहेगी, जो चक्कर चलता रहेगा, जिसे अपन मध्य चक्र कहते हैं, जिसमें बार बार मादा हीट में आती है, मध्य में आना। ठीक है। मध्य में आएगी तो उस समय क्या होगा, जैसे वो मध्य में आती है तो फिर क्या होगा कि उस समय क्या होगा, गर्भाशय गिरवा का मुंह खुलेगा, क्योंकि मुंह नहीं खुलेगा तो निषेचन कैसे होंगे भाई, शुक्राणु वगैरह जो ये आएंगे वापस, अंडाणु कहां से बाहर आएंगे, आने नहीं देगी। तो भाई अंडाणु को बाहर आने के लिए क्या करता है कि भाई ये गर्भाशय का जो गिरवा होती है उसका मुंह खुलना जरूरी होता है। तो गर्भाशय गिरवा का मुंह कब खुलेगा, हीट के समय, या लास्ट में कब खुलता है, जब डिलीवरी यानी कि प्रसव के समय में खुलता है। कृत्रिम गर्भाधान करते समय गाय भैंस में वीर्य कहां छोड़ा जाता है, तो मध्य गर्भाशय गिरवा में छोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा आपको कि भाई जब भी एआई करते हैं, ठीक है, एआई में क्या करते हैं कि भाई रेक्टो वेजाइनल विधि काम में ली जाती है, यानी कि रेक्टो यानी कि रेक्टम, हाँ गुदा योनि विधि, हिंदी में क्या कहते हैं, गुदा योनि विधि। एक हाथ गुदा में डाला जाता है और नीचे से जो एआई गन है वो वेजाइना में डाल के वहां से रेक्टम से पकड़ा जाता है कि भाई गर्भाशय गिरवा कहाँ पे है, मध्य गिरवा, वो टटोल लेते हैं एआई करने वाले, वो समझ जाती है कि भाई यहाँ पे, तो वहां पे एआई जो गन होती है उसमें सीमेंट डाल के अपन आगे पहुंचा देते हैं, कहाँ पे छोड़ देते हैं या कहाँ पे उसको सेचन किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाएगा, मध्य गर्भाशय गिरवा में। हाँ, पहले पहले नहीं डालना, बाद में। ठीक है। लेकिन प्राकृतिक जो गर्भाधान वगैरह होते हैं, प्राकृतिक जो संभोग होते हैं, उसमें वीर्य कहाँ छोड़ देते हैं, उसमें सांड वगैरह ये जो सब होते हैं योनि में, योनि से फिर जाते हैं। हाँ, वहां पे तो क्या है कि वीर्य की मात्रा ज्यादा होती है ना, इसलिए एआई में जब भी अपन प्राकृतिक या सॉरी कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो वहां पे वीर्य क्या होता है कि सीमित मात्रा में ही होता है। ठीक है।
गर्भाशय गिरवा योनि तथा गर्भाशय के मध्य का अंग। गर्भाशय गिरवा क्या है? योनि के मध्य का, यानी कि योनि को और जो बाकी इधर के जो पार्ट है उनको जोड़ने का काम गर्भाशय गिरवा, योनि तथा गर्भाशय, जहां पे गर्भ ठहरता है उसको जोड़ने का काम है योनि, जो कि लंबी नलिका होती है, उसको दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? तो गर्भाशय गिरवा ही करती है। अब देखो योनि जिसे वेजाइना कहा जाता है, ये एक नलिकाकार अंग है, अपन ने पहले बात कर ली, मोटा मोटा मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को। यह एक नलिकाकार अंग है जो भग को तथा गर्भाशय को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भग को या गर्भाशय को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है। योनि प्राकृतिक गर्भाधान में, अभी अपन ने बात की थी, देखो यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया, प्राकृतिक गर्भाधान में नर पशु द्वारा वीर्य योनि द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। हाँ, जो सेचन होते हैं वो वहां तक जाते नहीं है, तो यानी कि वीर्य कहां पे सेचन होगा? प्राकृतिक विधि में। अरे नी मध्य गर्भाशय गिरवा में क्यों होगा? योनि में, योनि में ही छोड़ा जाता है वीर्य। जबकि प्राकृतिक जो संभोग होंगे, मेटिंग होगी, उसमें वीर्य ओनली कहां छोड़ा जाएगा? योनि में छोड़ा जाएगा। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य का सेचन या वीर्य को कहां छोड़ा जाता? तो अब ध्यान में रखना, मिड सर्विक्स या मध्य गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा भी नहीं, मध्य गर्भाशय गिरवा। भग, भग क्या होता है कि मादा जनन तंत्र का वह भाग जो बाहर खुलता है, अपने को बाहर आंखों से दिखाई देने वाला मादाओं में, वो क्या होता है? उस जनन तंत्र को या उस जनन अंग को किस नाम से जाना जाता? भग के नाम से या वल्वा के नाम से जाना जाता है। ये मांसल संरचना होती है, मांसल ओष्ठनुमा होटोनोमी संरचनाएं होती है ये। अब ये क्या होते हैं कि ये सीसन के समजात अंग, किसके समजात अंग है? सीसन के समजात अंग है। किसके समजात अंग है? तो ये सीसन के, यानी कि नर में ऐसा ही समजात अंग कौन था इसके समान? सीसन। और इसमें कौन है मादाओं में? तो मादाओं में कौन होगी? भग या वल्वा कहा जाएगा अंग्रेजी में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब आपको सारे मोटी मोटी नॉलेज होगी कि भाई किसका क्या कार्य है, कौन से प्राथमिक अंग होते हैं, कौन से द्वितीयक अंग होते हैं, और नर में कौन से सहायक अंग होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं। हो गया ना? नर हार्मोन बता दो। हाँ, टेस्टोस्टेरोन। और अच्छा, हाँ, मादा हार्मोन बता मधु। टेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, राजा तू बता, जो सुअर होता है उसमें अंडाशय का आकार कैसा होता है? अंगूर के गुच्छे के समान होता है। हाँ संतोष, तू भी बता दे, पूछ लो है। जो सांड होते हैं, सांड के सीसन में जो एस आकार की संरचना कौन सी पाई जाती है? हाँ, सिग्मॉइड प्लेमेंट, सिग्मॉइड प्लेंजर, सिग्मॉइड प्लेंजर। ठीक है, आप बताओगे। कुत्ते के सीसन में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम? हाँ, बोन यानी तो हड्डी होती है, अंग्रेजी में बोन करें पर, और क्या है? विलन। आप बता दो, क्या नाम आपका? हाँ बताओ। विसरल बोन। कौन सा बोन? विसरल बोन, याद रहेगा ना? एक बार और आप घर जाके इनको पढ़ना, फिर भी नहीं आए तो एक छोटी मोटी क्लास यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। हाँ, देखो विशेष शब्दावली। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये दोनों अंगों की जानकारी हो गई। अब अपने को पता होना चाहिए भाई कब निषेचन होगा, कब बच्चे पैदा होंगे। इससे पहले मादाओं में जरूरत होती है किसकी? यौवनावस्था की। ठीक है, यौवनारंभ, यानी कि यौवनावस्था आप जानते हो, बिना यौवन के तो होगा नहीं, यानी कि यौवन जरूरी है, क्योंकि जब जब यौवन ना आरंभ होगा, यानी कि यौवन का प्रारंभ होगा या यौवन आरंभ प्रारंभ हो जाएगा, तो जो फीमेल होती है उनमें तो अंडा का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, पहली बार अंडे का निर्माण होता है। और जो मेल जो होते हैं उनमें किसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा? स्पर्म का या शुक्राणुओं का। ठीक है, वह अवस्था जब पशु प्रजनन योग्य हो जाता है, पहली ये अवस्था कौन सी है इसमें प्रजनन के योग्य है?
वो हीट पे आ गई है, वो संभोग की इच्छुक हो रही है कि निषेचन के लिए तैयार है। नर एवं मादा पशु के जननांग पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा युग्मक, युग्मक कौन कौन से अपने यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यानी कि टेस्टिस में, वर्षण में तो किसका निर्माण प्रारंभ हो जाए, वर्षण में किसका निर्माण प्रारंभ होगा, शुक्राणु का, और जो अंडा से हैं उनमें किसका निर्माण, अंडाणु का। यानी कि दोनों का निर्माण प्रारंभ हो जाए, ऐसी अवस्था आ जाती है। उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, यौवनावस्था। और ऐसी अवस्था जब जो बच्चियां वगैरह होती है, पर वगैरह होती है, उनमें आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, यौवना आरंभ। पहली बार जब वो हीट में आती है या पहली बार अंडे का उत्सर्ग, अंडा का वो करती है, तो उसे क्या कहते हैं, यौवना आरंभ। यानी कि प्यूबर्टी प्रारंभ हो गई है। यानी कि ठीक है। अब देखो मध्य चक्र, पहले मध्य चक्र बता दिए। चलो मध्य चक्र क्या होता है, दो मध्यकालों के मध्य का समय। जैसे कि भाई एक बार, पहली बार जो है कि भाई मध्य में यहाँ आई मादा, ठीक है। अब इसके अगले कितने दिन बाद, 21 दिन बाद, ठीक है। फिर वापस किस में आ गई है मादा, मध्य में आ गई, हीट में आ गई, है ना। यहाँ पे मध्य में, मध्य क्या होता है कि जिसमें मादा संभोग की इच्छुक होती है। हीट या मध्य किसे कहते हैं, जिसमें मादा संभोग की इच्छुक होती है, यानी कि अपने जो मेल जो पार्टनर होते हैं उनके मिलने की इच्छुक होती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। तो इनके बीच का भाई पहली बार कितने दिन में आया था और अब अगला कब आया, जो बीच का समय है इसे क्या कहा जाता है, मध्य चक्र। एक चक्र, एक साइकिल बन गई है पूरी की पूरी, क्या बन गई है, साइकिल। यानी कि कितने टाइम में आ रहा है ये, कंटिन्यू। फिर अगर ऐसा चक्र बिगड़ जाता है, भाई 21 दिन में आना था, 19 दिन में आना था, नहीं आया, तो फिर गड़बड़ है, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अपनी मादा को, है ना। हाँ, वरना क्योंकि फिर उसके अंडाशय में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। मध्य चक्र की अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है भाई। कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं। पहले देखो प्रोस्टार्स, है ना। दूसरी होती है स्टार्स, और मेट स्टार्स और डाई स्टार्स। कौन सी, डाई स्टार्स, ठीक है। हाँ, प्रो यानी कि पहली अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, प्रो, पहली, जिसमें हल्के फुल्के लक्षण प्रकट करती है, ठीक है। हाँ, मध्यकाल की पहचान कैसे करोगे कि भाई आ गई है ये मध्य में, हीट में आ गई है मादा। उसके लिए बेचैन एवं पशु क्या रहता है, उत्तेजित रहता है, बेचैन, उसका मन नहीं लगता, इधर उधर देखता रहता है, कभी बैठता है, कभी उठता है, इधर उधर भागता है, ठीक है। यानी कि मन कैसा रहता है, बेचैन, खड़ा खड़ा रहता है, घूमता रहता है। हाँ, हीट में आने की पहचान है। दूसरा क्या है कि खाना पीना छोड़ देता है, खाना कम कर देगा, खाना पीना कम कर देता है। हाँ, ठीक है। साथ में ही खाना पीना कम करने से क्या हो जाते हैं, दूध में, दूध में कमी आ जाती है। अपन पता लगा लेंगे कि भाई पशु बेचैन है, खाना पीना इन्होंने छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि पशु बेचैन खाना पीना तब भी छोड़ सकता है जब वो अस्वस्थ हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई दोनों काम, बेचैन दिख रहा है, खाना पीना छोड़ दिया, तो भाई इसकी मेटिंग करवाओ भाई, है ना, सांड वांड के पास ले जाओ, नहीं, या एआई कराओ। ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि पशु बीमार भी तो हो सके, तब भी तो ऐसा करते हैं। लेकिन देखो अगले अगले जो लक्षण होते हैं, बार बार यूरिन करता है, बार बार पेशाब करता है जो पशु होता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है, थोड़ी देर और करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर करेगा, फिर बैठेगा, उठेगा, बार बार पेशाब करेगा, फिर अपना जो है कि भाई ठीक है भाई अभी ये क्या है कि मेटिंग कराने लायक है। बेलोइंग करता है, बेलोइंग, हाँ, रंबाना। क्या पशु क्या करेगा, रंबाना, रंबाने लग जाता है। जो मादा पशु होती है ना, वो रंबाने लग जाएगी। इसके लिए, संभोग के लिए रंबाने लग जाएगी। वेजाइना से तरल यानी कि लसलसा पदार्थ निकलता रहता है। जब भी मादा पशु हीट में आएंगी, इतने सारे लक्षणों के साथ साथ वो क्या करेगी, यानी कि वेजाइना से कौन सा पदार्थ, तरल लसलसा पदार्थ छोड़ती है मादा। अपन इसका देख के पता लगा लेंगे कि भाई ये किस पे, हीट पे आई हुई है। दूसरा कि समलैंगिक लक्षण दर्शाना, समलैंगिक, अपने ही लिंग के समान, यानी कि एक मादा दूसरे मादा के ऊपर चढ़ने लग जाती है। समलैंगिक लक्षण क्या करती है, यानी कि जो उसके साथ दूसरी गायें भैंसें वगैरह जो भी है उनके ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, यानी कि समलैंगिक लक्षणों को दर्शाती है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी जो कृत्रिम गर्भाधान है इसकी क्लास और बाकी बची हुई, यानी कि पशुओं में मध्यकाल कितने दिन का होता है, मध्य चक्र कितने दिन का आता है, ठीक है, गर्भकाल की अवधि क्या होती है, इनके बच्चे देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है
हाँ, मेटिंग जब करवा देना अपन, जैसे गाय को करवा रहे हैं या भैंस को करवा रहे हैं, इन सबकी मेटिंग प्रक्रियाएं अलग अलग है। भेड़ की अलग है, बकरी की अलग है। बकरी की को क्या कहेंगे? सर्विस। भेड़ की को टपिंग। ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, बच्चा देने की प्रक्रिया, जैसे कि बताओ, किडिंग, लैम्बिंग, हैचिंग, ये सारी जितनी होंगी ना, हाँ, इन प्रक्रियाओं के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। इनके गर्भकाल की अवधियां कितनी होती है ये भी पढ़ेंगे। साथ में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, कैसे निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन होना तो क्या है कि सीधी सी बात है। ठीक है, पहले तो क्या मिलते हैं ना कि भाई, हाँ, शुक्राणु को पहले लिखूंगा मैं। ठीक है भाई, निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी कि भाई शुक्राणु और क्या मिले? अंडाणु। ठीक है, ये क्या है? ये युग्मक है। ये क्या कहलाएंगे? युग्मक। आगे मिलके ये क्या बनाएंगे? युग्मनज। क्या बनाएंगे? युग्मनज। और युग्मनज आगे चल के क्या बन जाते हैं? भ्रूण के रूप में। ठीक है, भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण का विकास हो जाएगा, और फिर तो प्रसव का पूरा जितने दिन का गर्भकाल होगा उसके बाद सीधा ही क्या हो जाएगा? प्रसव हो जाएगा। ये प्रक्रिया है किसकी? निषेचन की। किसकी? निषेचन की। और निषेचन की प्रक्रिया मादा में कौन से स्थान पे संपन्न होती है? नाम क्या है? केदार। हाँ, केदार बता भाई। निषेचन की प्रक्रिया मादा में कहां संपन्न होती है? गर्भाशय में। कैसे संपन्न होगी? गर्भाशय में गर्भ ठहरेगा, बच्चे का विकास होता है गर्भाशय में। तो बताओ, अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब जिसे अपन कहते हैं, जिसमें एम्पुला होता है। 3 भाग बताए थे मैंने, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस बताए थे। एम्पुला में संपन्न होती, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेकर। याद नहीं रखते यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। मैं जितनी मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, तुम भी क्या करो थोड़ी बहुत। ठीक है,